हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की आपकी सीरीज़ चल रही है जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो आपका जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो। ओके, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, जिन्होंने भी वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, फर्स्ट लेक्चर आप पहले वो अटेंड कर लीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह सारा देखा था इसका, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म क्या है। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है और डिस्कस करेंगे इसमें कि सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, और वर्मा कमेटी जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि जो लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ये क्या है, नॉट एग्जॉस्टिव है। नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ऐड की गई हैं और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड नहीं की गई। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसकी भी कुछ कमेटीज़ की जो रिकमेंडेशन थी उसको जो है कुछ रिकमेंडेशन को फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाया गया और कुछ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं बनाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वो नॉट एग्जॉस्टिव है। दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट जो ड्यूटीज़ हैं वही जो है फंडामेंटल में ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं की गई। जैसे अब फर्स्ट ड्यूटी की अब अगर बात करें तो कास्टिंग वोट, तो ये हर एक नागरिक की क्या है, ड्यूटी है। एज ए सिटीज़न हर एक पर्सन की जो है ड्यूटी है कि वो अपना वोट कास्ट करे, क्योंकि ये उसकी क्या है, ये उसका क्या है, एक अधिकार है, ये उसका एक पॉलिटिकल राइट है। ओके, इसको भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड करना चाहिए था, बट हालांकि इसको ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो आपकी है पेइंग टैक्स। टैक्स देना जो है इसको भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड करना चाहिए था, बट इसको भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड नहीं किया गया। हालांकि इसके रिलेटेड जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने बोला था कि जो पेइंग टैक्स है अपनी रिकमेंडेशन में उन्होंने ये भी इस ड्यूटी को भी ऐड किया था कि पेइंग टैक्स जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। बट उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है इसे एज अ फंडामेंटल ड्यूटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी लिस्ट में जो है इंक्लूड नहीं किया था। पर बहुत सारे जो है टाइम के साथ जो है इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान बन गए। अभी आपको पता है ना, अगर आप अपना टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको जो है बहुत सारी पेनल्टी जो है भरनी पड़ती हैं उसके लिए। ठीक है, ये भी, इसको भी ऐड नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसको भी आप एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी, 1975 से लेकर 77 तक जो है नेशनल इमरजेंसी थी, और 76 में जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया। और उस टाइम पे जो है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रही थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था। आपको पता है ना, 1951 का अगर टाइम देखें तो उस पीरियड को जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टाइम जो है बोला जाता है डेमोग्राफी में, क्योंकि उस टाइम से जो है पॉपुलेशन बढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ही हो गया था। ठीक है, और जो है इससे क्रिटिक्स मानते हैं कि इस ड्यूटीज़ को जो है इंक्लूड करना चाहिए था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ताकि जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन ना हो। हर एक को जो है ये होना चाहिए था कि हर 2 ही चाइल्ड जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए थी, जिससे हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना बढ़े। आपको पता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। बट इतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज जब हम नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, स्कैरसिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसकी वजह से भी जो है इसे क्रिटिसाइज़ किया गया। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट जो क्रिटिक्स है इसका, ये वेग्यू है और एम्बिग्यूअस है। ठीक है, वेग और एम्बिगियस एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल। अब अगर बात करें ये वेग और एम्बिगियस क्या है इसका,
सो देखिए, एम्बिगियस का मतलब हो गया कि जिसके रिलेटेड हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे उसके मतलब होते हैं, हम क्लियरली उसको समझ नहीं पाते हैं कि एक इसका जो है सही में मतलब क्या है। ठीक है, एक आम इंसान के लिए जो है इनके मतलब समझना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैं बात करूँगी कैसे वर्ड्स जैसे इंक्लूड किए गए हैं, कंपोजिट कल्चर हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, कंपोजिट कल्चर। तो कंपोजिट कल्चर जो है क्रिटिक्स ने कहा कि ये समझना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि कंपोजिट कल्चर का मतलब होता है कि हर रिलीजन, हर कास्ट, हर सेक्शन के लोग जो है इकट्ठे रहते हैं, उसको प्रिजर्व करना। ठीक है, उसके साथ अगर हम नोबल आइडियल्स की बात करें तो नोबल आइडियल्स जो है इसको भी जो है इसको भी जो है इसकी वजह से भी जो है इसको क्रिटिक किया गया कि कौन से नोबल आइडियाज़, मॉडरेट्स वाले या फिर एक्सट्रीमिस्ट वाले, या कौन से जो है मॉडल नोबल आइडियाज़ की जो है बात की जा रही है, इसके बारे में भी जो है क्लियर नहीं था। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक टेम्पर जो है इसकी वजह से भी जो है इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। क्या कि क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, एक नॉर्मल इंसान जो है, एक जनरल पीपल जो है, इन वर्ड्स को समझना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो इसलिए जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो कोड ऑफ मोरल परसेप्शन ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल करेक्टर, और इसको जो है क्या बोला गया कि ये क्या है, एक मॉरल परसेप्शन है। मॉरल परसेप्शन का मतलब होता है मॉरली जो है चीज़ें हम उनको फॉलो करते हैं। अगर मॉरली का मतलब अगर हमारा मन करता है तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर हमारा मन नहीं है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हमारे जो मॉरल एटिकेट्स हैं वो क्या हैं कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, हमें सिखाया जाता है कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम करें या ना करें। तो उसी तरह से बोला गया कि ये क्या है, सिर्फ एक मॉरल प्रिसेप्शन है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल करेक्टर के दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन जो है फंडामेंटल, ये जो 11 आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देगी क्लॉज ए से लेकर क्लॉज के तक, अगर कोई जो है इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अवे नहीं करता तो उसके लिए जो है उसको कोर्ट में जो है लेके जाया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, ये सिर्फ क्या है, मॉरल परसेप्शन है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की, तो बोला गया देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिटिक्स एज अ सुपर फ्लॉज। सुपर फ्लॉज का मतलब होता है कोई फेक चीज़। ठीक है, फेक। ठीक है, कि फेक मतलब इसको ऐसे ही जो है डाल दिया गया। इसको बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया है ये सुपर फ्लॉज है, एक तरह का फेक ही है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसको डालने के लिए, क्योंकि क्रिटिक्स का मानना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक पर्सन को आप उस, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके ऊपर क्या कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो उसको कि आप ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करो। ठीक है, उनका मानना था कि जैसे ही कंट्री जो है डेवलप करेगी, जैसे ही कंट्री जो है धीरे धीरे डेवलप करेगी, एजुकेशन का लेवल जो है इंक्रीज़ होगा, पीपल लिटरेट होंगे, उनमें रीज़न आएगा, उनमें डेवलपमेंट होगी उनके माइंड की, तो ऑटोमेटिकली वो जो है उनमें जो आ जाएगा कि हमें जो है अपनी ड्यूटीज़ क्या है अपने देश के प्रति, हमें कोई थोपने की ज़रूरत नहीं है ड्यूटी लोगों पे। लोग अपने मन से समझें, लोग अपने मन से जो है इनको एक्सेप्ट करें, तो एक्सेप्ट करें। इसीलिए जो है उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, ये एक तरह का सुपर फ्लॉज है, इसको जो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, शुड हैव बीन केप्ट एट पर विद अ फंडामेंटल राइट। अब इसको जो है इस तरह से भी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको देखिए, पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, और पार्ट 4A जो है इसका एक पार्ट बना दिया गया, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड कर दी गई। तो बोला गया कि ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो पार्ट 4A में डाला गया है ना, ये जो है ये अच्छा चीज़ नहीं है, इसको पार्ट 4A में ना डाल के किस में डालना चाहिए था, इसको 35 आर्टिकल 35A कर देते। 35 हमने पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, किसके रिलेटेड जो है वो लॉज बना सकते हैं। मैंने 33, 34, 35 जो है उसकी वीडियो लेक्चर अलग से बनाया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि इस 35 आर्टिकल क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, कि वो कौन कौन से लॉज जो है बना सकता है, किसके रिलेटेड जो है लॉ जो है कंट्री में जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो बोला गया कि आर्टिकल अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स के आपके आर्टिकल 12 to 35 इंक्लूडेड है। तो बोल रहे थे कि फंडामेंटल राइट जो है 35 में जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डालना भी था तो 35A में डाला जाता, इस 35A में डाला जाता है इसको, ना कि 51 में डाल दिया गया इसको। ठीक है,
51 तक अगर आप देखें तो फंडामेंटल जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उसमें आपके 51 तक आर्टिकल है, और 51A करके आपका जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ बना दिया गया है, ये भी इसको भी जो है गलत कहा लोगों ने, इसको भी जो है क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा जो है नहीं करना चाहिए था, इसको 35A बनाना चाहिए था। ठीक है, ये थे इसके क्रिटिसिज्म। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। ओके, तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक रिमाइंडर देता है सिटीज़न को। क्या देता है? एक तरह का सिटीज़न को रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या देता है कि जैसे हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारी जो ड्यूटीज़ बनती हैं अपनी कंट्री के प्रति, ठीक है, एज अ सिटीज़न, तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए अपनी कंट्री के प्रति। तो ये एक तरह का क्या है, रिमाइंडर है सिटीज़न के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। ये एक सिटीज़न जो है उसको एक तरह से वार्निंग देता है कि वो किसके अगेंस्ट, एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी कैसे आ गई, जब जैसे बर्निंग ऑफ नेशनल फ्लैग को अगर आप बर्न करते हो तो ये एक तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी है, डिस्ट्रॉय करते हो आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी है। ये वार्निंग देता है एक सिटीज़न को कि हमें ये सब चीज़ें जो है नहीं करनी है अपनी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। अगर हम लोग जो है बात करें क्लॉज बी और फंडामेंटल ड्यूटी क्लॉज बी क्लॉज सी की, अगर हम बात करें तो वो क्या बोलता है, उसमें बोला गया है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या बोलता है कि जो हमारे नोबल आइडियाज़ हैं हमें उनको चेरिश करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एक तरह का जो है एक पीपल को जो है क्या करता है, एक तरह से जो है उसको इंस्पिरेशन देता है कि हमने भी अपनी कंट्री के लिए क्या करना है, हमें भी जैसे पहले नोबल आइडियल्स थे उनके जैसे बनना है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइसेस किया। ठीक है, उन सब चीज़ों को जो है हम लोगों ने अपनी लाइफ में जो है ढालना है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं एक सिटीज़न को प्रमोट करती है। अगर हम नेक्स्ट देखें, हेल्प द कोड इन एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो ये जो कोड हैं उसकी भी हेल्प करते हैं कि जो लॉ की वैलिडिटी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो वैलिडिटी है उसको एग्जामिन कर सकें, उनको डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, सो ये थे इसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, और ये अगर हम देखें तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं इसको जो है ये नॉन जस्टिसेबल है। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। अगर कोई इन ड्यूटीज़ को जो है फॉलो नहीं करता है, इन ड्यूटीज़ को जो है अवे नहीं करता है, तो उसके लिए हम उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट को जो है पावर दी गई है कि वो जो है इनके रिलेटेड, इनके इन्फोर्समेंट के लिए, इन फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए बहुत से लॉ बना सकती हैं। ठीक है, और जो बनाए भी गए हैं। अभी हम लोग क्या देखें, किस में देखेंगे वो लॉ, ये हम लोग देखेंगे वर्मा कमेटी जो है उसकी ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या किया गया है। ठीक है, ओके, सो देखते हैं वर्मा कमेटी। सो अगर हम वर्मा कमेटी की बात करें तो वर्मा कमेटी जो है आपकी कब बनाई गई थी, 1991 में जो है वर्मा कमेटी, 1999 में जो है वर्मा कमेटी ने अपनी जो है ऑब्जर्वेशन अपनी बताई। ठीक है, लीगल प्रोविज़न इम्प्लीमेंट बताए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या जो है प्रोविज़न लाए गए हैं, क्या क्या लीगल प्रोविज़न लाए गए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रोविज़न है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन किसका, इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। नेशनल ऑनर एक्ट में आपका क्या क्या आएगा, अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसकी, नेशनल फ्लैग की, ठीक है, नेशनल एंथम की। ठीक है, अगर हम इसके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ हम नेशनल फ्लैग को बर्न करते हैं, तो ये एक तरह का क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उस पर्सन को क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्लॉज ए में पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला गया, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये हमारी क्या सिविक ड्यूटी है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को माने, ठीक है, ओबे करें, नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल एंथम जो है, नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी क्या करें,
रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अगर कोई जो है इनकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 1971 के अकॉर्डिंग जो है उस पर्सन को क्या किया जाएगा, पनिश किया जा सकता है। सेकंड अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, अगर कोई पर्सन किसी को इनकरेज करता है किसी एनिमिटी की भावना से, दैट मीन्स कि किसी दो अलग सेक्शन के लोगों को, जहाँ रेस के बेसिस पे, जहाँ बर्थ के प्लेसेस पे, या रिलीजन के बेसिस पे, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे दो लोगों के बीच में जो है आपस में जो लड़ाई झगड़े करवाने की अगर बात करता है तो इसको जो है क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। सो ये बोलता है क्रिमिनल लॉ। ये भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है इन्फोर्स करवाने के लिए ये लॉ लाया गया है कि अगर हम देखें कि ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इफेक्ट में लाने के लिए लाया गया है, तो अगर हम क्लॉज ई और क्लॉज जो है क्लॉज ई की अगर हम बात करें, क्लॉज ई में क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, हार्मनी, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड रखना है आपस में, और सभी पीपल के साथ, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, रीजन के हैं, सेक्शन के हैं, तो हमें क्या करना है, उनके प्रति जो है, एक दूसरे के प्रति जो है हार्मनी और ब्रदरहुड की भावना रखनी है। तो इस जो क्लॉज ई जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, इसको लागू करने के लिए जो है पूरी तरह से इन्फोर्स करने के लिए हमारा कौन सा एक्ट काम करता है, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, ये जो है एक्ट जो है काम करता है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। सिविल राइट एक्ट मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ाया था, कौन सा, अनटचबिलिटी, इसको क्या बोला जाता है, अनटचबिलिटी एक्ट जो था ना आपका 1955, इसको पहले यही बोला जाता था अनटचबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, बाद में इसको चेंज करके द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है बना दिया गया 1955, ठीक है। तो ये क्या बोलता है ये एक्ट, अगर कोई अनटचबिलिटी का प्रैक्टिस किसी तरह से करता है कास्ट के बेसिस पे, रीजन रिलीजन के बेसिस पे, तो उस पर्सन को भी क्या किया जाएगा, उस पर्सन को भी क्या किया जाएगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको भी पनिश किया जा सकता है। इसको भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही इन्फोर्स करने, क्लॉज ई में हम जो पढ़ रहे हैं उसको ही इन्फोर्स करने के लिए क्या किया गया, ये भी एक्ट लाया गया है, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 141 के साथ डील करता है। अगर मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाया था, अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग, ठीक है, वहाँ पे लिखा है 5 या 5 से ज़्यादा लोग, लेकिन अगर इससे कम भी हो तो कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जो एंटी नेशनल है या फिर कोई एंटी सोशल है, तो उस एक्टिविटी अगर करते हुए जो लोग अगर देखे जाते हैं तो उनको इंडियन पिनल कोड सेक्शन 141 के तहत जो है उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसको पर्सन को क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुली एक्टिविटीज़ आपकी क्या आगे, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट ऐसी है जो क्या कर रही है, धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे क्या कर रही है, दो लोगों को जो है भड़काने की कोशिश कर रही है, लोगों में जो है दंगे करवाने की, रॉयट्स करवाने की कोशिश कर रही है, एजिटेशन करवाने की कोशिश कर रही है, तो उसको भी जो है अनलॉफुली एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसे भी ऑफेंस माना जाएगा और उसको पर्सन को क्या किया जाएगा, ट्रस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाएगा, पनिश किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी 6 जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ मैंने बोला था आरपीए एक्ट 1951 क्या कहता है, आरपीए एक्ट में हमने इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी फंडामेंटल राइट्स की, पहले आप वो देख लीजिए क्योंकि चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर कोई पर्सन जो है, कोई कैंडिडेट जो है इलेक्शन में खड़ा है और वो जो है अगर कास्ट के बेसिस पे, जहाँ रिलीजन के बेसिस पे कोई वोट मांग रहा है किसी पर्सन से, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, इसको भी एक तरह से जो है करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, ठीक है। और इसे भी एक तरह का क्या बोला जाएगा, ये क्या है, एक ऑफेंस जो है इसको माना जाएगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उस पर्सन को भी पनिश किया जा सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखिए 7th वाला द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है। उनकी ट्रेड पे जो है स्मगलिंग वगैरह जो होती हैं उनको पर रोक लगाता है, ठीक है। तो ये भी
एक तरह का जो है कौन से क्लॉज को जो है कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करवाने के लिए किया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लॉज एक सेकंड। तो अगर आप लोग क्लॉज जी पढ़ें तो क्लॉज जी में लिखा गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक। तो हमें जो अपना इन्वायरमेंट है उसको भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ये भी हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। तो कहीं ना कहीं जो ये वाला जो आपका एक्ट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए ही लाया गया है। अब दूसरा देखें द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो ये भी क्या कर रहा है, हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उसको ही जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ये भी क्या लॉ जो है बनाया गया है। ठीक है, सो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटी। 2 लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो क्लियर करी हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा इसमें। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे से हर एक पॉइंट जो है मैंने डिस्कस कर लिया है। कल के सेशन में इसके रिलेटेड जो भी MCQs बनेंगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।